Hello, everyone. Welcome to Legalistics Law School. In today's session, we are going to cover restitution of conjugal rights. ये basically हमारा section 9 है Hindu Marriage Act 1955 का. I'm Akansha Vajpayee, going to take this particular topic. So, आज की क्लास में जो cover हम कर रहे हैं, it will be meaning of restitution of conjugal rights. Then we have to cover is essentials हमारे restitution of conjugal rights के. एक्सप्लेनेशन जो हमारे सेक्शन 9 में हमारा एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है उसको भी डिस्कस करेंगे एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9 इसके लिए हम केस लॉज लैंडमार्क्स पढ़ने वाले हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सेक्शन 9 की चैलेंज करी गई थी. देन वी विल बी कवरिंग कहाँ पे इस पिटिशन को आरसीआई की पिटिशन को फाइल कहाँ करते हैं एंड अगर उस जो कंप्लायंस होता है हमारा सेक्शन 9 का नॉन कंप्लायंस होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या रिपरकशंस होंगे the defendant पे. So without any further ado, meaning क्या होती है? सबसे पहले तो restitution of conjugal rights. What do you mean by this? See, conjugal rights में restitution मतलब basically सबसे पहले तो बोलेंगे तो इसका simple meaning है restore करना. Something हमें restore करना जो पहली condition जैसी थी उस condition पे लेके आना. तो restitution, restore करना क्या? Conjugal rights. What are the conjugal rights? Conjugal rights को हम समझें तो they are basically nothing but certain marital obligations. कुछ marital obligations होते हैं जो arise होते हैं when two person get married. A and B अगर उनकी जब शादी हो जाती है तो institution of marriage की डेट के बाद इनकी एक दूसरे के towards certain marital obligations generate हो जाती हैं जिनमें से क्या है obligations. पहला obligation है duty to cohabit, which means duty to have sexual intercourse with each other, right? To live with each other, and duty to give company to each other. So these two are the marital obligation that has to be given, right? That is given, that is obligated by both the parties towards each other. अगर अब कोई इन ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता है, लेट्स से बी अगर अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ए के पास कोई राइट रहेगा क्या? यस, ए क्या कर सकता है? पेटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में जिसको बोलेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटिशन, जिसमें कोर्ट देखेगी. अब क्या देखती है, लेट जस्ट मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ. तो बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि सेक्शन 9 अगर उसमें जो चीज लिखी है, सी इसमें क्या है कि व्हेन ईदर, यहाँ पे बात हो रही है ईदर विच मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ बोथ इस पिटिशन को फाइल कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाले हैं कि विदाउट रीजनेबल कॉज, दोनों में से कोई भी पर्सन बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के उसकी लाइफ से चला गया. ठीक है, अब तो जिसकी लाइफ से गया तो वो पर्सन तो एग्रीव्ड पार्टी हो गया, राइट? तो वो एग्रीव्ड पर्सन क्या करेगा? पिटिशन डाल सकता है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. किस चीज की? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की. ठीक है, कि मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स हैं विच इज टू लिव विद ईच अदर, टू कोहैबिट विद ईच अदर, इनको रेस्टिट्यूशन, इनका रिस्टोरेशन करो. ठीक है, एंड द कोर्ट क्या करेगी? अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ वैलिड ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल एक्सक्यूज मतलब कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है और विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज ही जो डिपेंडेंट है वो पिटिशनर की लाइफ से विड्रॉ कर गया है, राइट? तो इन सब चीजों पे सेटिस्फाई हो गया कोर्ट कि these all statements that are made in the petition are correct and कोई legal ground नहीं है कि application को RCA की application को grant ना करें in the favor of petition, and the court will grant the decree of restitution of conjugal rights accordingly. So this is the basic understanding of section 9. एसेंशियल्स क्या है सेक्शन 9 के? अगर हम समझते हैं तो सबसे पहला एसेंशियल हमारा है कि रिस्पोंडेंट क्या कर गया? विड्रॉ कर गया. ठीक है, किसकी सोसाइटी से? पिटिशनर की लाइफ से. अब पिटिशनर की सोसाइटी से रिस्पोंडेंट विड्रॉन कर गया तो ये जो विड्रॉन है इट कुड बी ईदर एक्चुअल विड्रॉन और कंस्ट्रक्टिव विड्रॉन. सी एक्चुअल विड्रॉन मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ए और बी एक पार्टी है, राइट? ए एंड बी हस्बैंड वाइफ है. तो जो हस्बैंड है, मान के चलो ए और बी इज वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग घर में रहने लगे. अब मतलब हस्बैंड जिस घर में दोनों पहले साथ में रहते थे उस घर को छोड़ के हस्बैंड अब दूसरे घर में रहने लग गया. तो दिस इज एक्चुअल विड्रॉन, राइट? अब मतलब आप सच में अब वो एक ही रूफ के अंदर नहीं रह रहे हैं, राइट? द हस्बैंड एक्चुअली विड्रू फ्रॉम द लाइफ ऑफ बी, दैट इज वाइफ. कंस्ट्रक्टिव विड्रॉल में क्या होता है कि दे बोथ मस्ट आर लिविंग इन अंडर द सेम रूफ बट दे आर नॉट मेंटली
not wanting to live with each other, or mentally they are not living like a husband or wife, right? So that way maybe they could be living in in different rooms, right, and not talking to each other at all, not living like a husband or wife. So that something is also uh, fall under the definition of withdrawn and called as constructive withdrawn. So there was a question whether actual and constructive withdrawn, both types of withdrawn from the society as can be taken as a withdrawn from the society of petitioner under the petition of restitution of conjugal rights section 9. Then yes, both. So let us understand this particular case law, which is a 2010 case law, which is Ravi Kumar versus Jolmi Devi. इसमें कोर्ट ने इंटेंशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि इंटेंशन होनी चाहिए कि यस आई वांट टू डिजर्ट यू, मतलब तुम्हारी लाइफ से विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये इंटेंशन प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एलिमेंट ऑफ एमिकस विच इज एलिमेंट ऑफ इंटेंशन टू डिजर्ट टू विड्रॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब हम फैक्टर ऑफ डिजर्शन या फैक्टर ऑफ विड्रॉन फ्रॉम द अदर सोसाइटी को कंसिडर करना होता है. So it was held in Ravi Kumar versus Jolmi Devi. Next is Ranjana Kejriwal versus Vinod Kumar Kejriwal. ये 1997 का केस लॉ है. तो इसमें बेसिकली कोर्ट ने आरसीआर की डिग्री ग्रांट नहीं करी थी. रीजन बीइंग जो वाइफ जो आरसीआर के लिए अप्लाई करा था पिटिशन में, उसने क्या करा था, एक्चुअली कोर्ट ने इसलिए ग्रांट नहीं करा था क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड था एंड जो प्रेजेंट पिटिशन दी थी वो सेकंड वाइफ थी. तो ऑब्वियसली इंडिया में, हमारे हिंदू में बाइगमी इज नॉट अलाउड. तो विच मीन्स वो मैरिज तो ऑलरेडी थी नहीं एग्जिस्टेंस में. ए पर्सन है, उसकी ऑलरेडी शादी रखी बी से, ठीक है, और फर्दर उसने शादी करी सी से. अब सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रही है कि ए मान के चलो सी की लाइफ से चला गया, ठीक है, इस वाली सेकंड वाइफ की लाइफ से चला गया, अभी बी के साथ रह रहा है जो उसकी प्रीवियस लाइफ थी. पहली बात तो कोर्ट अगर अब सी कोर्ट में जाके इसको बोलेगी कि आरसीआई की डिग्री करो, इसको बोलो कि मेरे साथ रहे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट विल नॉट कंसिडर, कंसिडरिंग व्हाई इट विल नॉट कंसिडर, रीजन बीइंग दैट ये जो शादी है, पहली बात तो ये इनवैलिड शादी मानी जाएगी, वॉइड शादी मानी जाएगी. रीजन बी दैट बी वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस व्हाइल ए एंड सी वर गेटिंग मैरिड. एंड इन इंडियन लॉ, हमारे हिंदू लॉ में बाइगमी इज नॉट, इट्स इलीगल, राइट. तो जिस वजह से जब जो शादी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, विच मीन्स ए और सी की जब शादी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो कोर्ट कैसे आरसीआई की डिग्री अप्रूव करेगी, राइट. सो इसमें कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था ग्रांट करने के लिए. सो दीज टू आर द केसेस. सेकेंड एसेंशियल इज विदाउट रीजनेबल कॉज. ये एक जो एग्जिस्ट, जो एक दूसरे के लाइफ से जो भी पर्सन जा रहा है, जो भी पार्टी जा रही है, इधर वाइफ और हस्बैंड, वो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज के जाना चाहिए. कोई रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए. सी अब रीजनेबल कॉज, पहली बात तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. कोर्ट क्या करेगी कि क्या रीजनेबल कॉज है, वो रीड करेगी, वो ऑब्जर्व करेगी सारे के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस केसेस में, उस पर्टिकुलर मैटर में पिटीशन जो डाले हैं, डिफेंडेंट जो बता रहा है, ये सारी की सारी चीजों को रीड करेगी और समझेगी वेदर देयर इज अ रीजनेबल कॉज या फिर कोई रीजनेबल कॉज था, so that so that the party actually withdrew from the society of the other of the petitioner, right. अब रीजनेबल एक्सक्यूज हो क्या सकते हैं, सबसे पहला तो एक होता है क्रुएल्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्रुएल्टी, दीज आर द रीजनेबल कॉजेज. अगर ये रीजनेबल कॉजेज हैं तो आरसीआई की डिग्री कोर्ट पास नहीं करेगी, बिकॉज क्रूअल हस्बैंड है, क्रूअल वाइफ है, तो ऑब्वियसली कोर्ट नहीं बोलेगी नहीं नहीं तुम स्टिल उसके साथ रहो, राइट. तो अगर ये कंडीशंस हैं, ये फैक्टर्स हैं, तो कोर्ट उसमें आरसीआई की डिग्री ग्रांट नहीं करेगी. बट इफ दीज, तो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, बिकॉज यहाँ पे आरसीआई की डिग्री के लिए हमें रीजनेबल कॉजेस नहीं चाहिए कि डिजर्शन विड्रॉल विदाउट रीजनेबल कॉज हुआ होगा तभी आरसीआई की डिग्री होनी चाहिए. तो ये है इम्पोर्टेंसी, डाउरी डिमांड, false accusation of adultery, refusal of to cohabit. Then any such act makes it impossible for the other person to continue to live. ऐसा कोई act, मतलब जिस तरीके का कोई भी act ऐसा है कि वो it is absolutely impossible for the other person, for the petitioner to live with the dependent. ठीक है. सो ये सारे तो रीजनेबल कॉजेस हैं. कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि स्टेटमेंट जो भी पिटीशन में बनाए गए हैं ट्रू हैं और कोई दूसरा कोई लीगल ग्राउंड ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन को ना ग्रांट करा जाए, तो ऐसे है तो मतलब इन सब कंडीशंस को देख के कोर्ट करेगी आरसीआई की डिग्री पास कर देगी. एक्सप्लेनेशन हुआ सेक्शन 9 का. अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 9 में कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है. सी सबसे पहले जो इनिशियल बर्डन होता है वो पिटिशनर पे लाई करता है. फर्स्ट बर्डन क्या, कि हाँ मेरी सोसाइटी से वो विड्रॉ कर गया. विड्रॉ करने का प्रूव करने का बर्डन हमेशा किसके पास जाएगा, पिटिशनर का. अब वंस अ विड्रॉन इज प्रूव्ड बाय द पिटिशनर, नाउ द विड्रॉन इज रीजनेबल
that has to be proved by the respondent, which means burden further shift हो जाता है रिस्पोंडेंट पे, कहाँ से, petitioner पे। petitioner को प्रूव करने पड़ेगा कि विड्रॉ हुआ है उसकी सोसाइटी से, हस्बैंड ने उसकी हस्बैंड या वाइफ ने जिसने भी उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, और जब ये प्रूव कर लेती है, तो इसके बाद जो प्रूव ये करना कि वेदर विड्रॉल वाज रीजनेबल और नॉट रीजनेबल, ये हमारा रिस्पोंडेंट पे आ जाता है। तो वंस द बर्डन इज डिस्चार्ज बाय द पिटिशनर, ये प्रूव कर दिया उसने कि विड्रॉ हुआ है, फिर फर्दर वो रिस्पोंडेंट पे शिफ्ट हो जाता है। बर्डन ये प्रूव करना दैट देयर वाज अ रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑलवेज लाइज ऑन द पर्सनल जिसने विड्रॉ करा है, मतलब रिस्पोंडेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका पीटी में आए हुए क्वेश्चन है जुडिशियल एग्जाम में। Let us understand this particular case. ये मिसेस मंजुला जावेरीलाल वर्सेस जावेरीलाल विट्ठलदास का केस है। कोर्ट ने इसमें स्टेट करा था कि when the aggrieved party files a petition for the restitution of the conjugal rights and prove that dependent party has withdrawn, मतलब aggrieved party मतलब petitioner ने अगर ये प्रूव कर दिया कि विड्रॉ हुआ है सोसाइटी से, तो उसके बाद डिपेंडेंट पार्टी की ड्यूटी होती है कि उसने विड्रॉ एक रीजनेबल कॉज से करा है। अगर उसने प्रूव कर दिया कि रीजनेबल कॉज की वजह से ही विड्रॉल हुआ है, तो फिर कोर्ट आरसीआई की डिग्री पास नहीं करेगी, फेवर किसके फेवर में, अग्रीव्ड पार्टी के फेवर में नहीं करेगी। अगर उसने नहीं कर पाया, डिपेंडेंट की रीजनेबल कॉज नहीं था, तो आरसीआई की डिग्री पास हो जाएगी और उसको वापस रहना पड़ेगा उसके साथ। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी समझेंगे तो इसमें दो केसेस थे। पहला केस है टी सेटा वर्सेस टी वेंकट सुब्बैया 1983 का केस है। इसमें इट वाज आर्ग्यूड कि जो हमारा जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, क्योंकि एक लिबर्टी, एक फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी जो हमारा आर्टिकल 21 देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि राइट टू लिबर्टी, तो वो राइट, फंडामेंटल राइट इसमें छीन रहा है। विच मीन्स अगर एक पार्टी दूसरी, क्योंकि आरसीआर में क्या कर रहे हो, अगर आरसीआर की डिग्री पास हो गई तो पेटिशनर के साथ, तो डिपेंडेंट को पेटिशनर के साथ रहना पड़ेगा। सो व्हाट इफ डिपेंडेंट डज नॉट वांट टू लिव विद पेटिशनर, तो इसमें क्या करें, आप फोर्स करो कि आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। तो जो लिबर्टी यहाँ पे इन्फर हो, तो इसी सफर हो रही है यहाँ पे, दैट्स वाई इसी बेसिस पे इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी वैलिडिटी को, सेक्शन 9 की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया था। बट लेटर सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चंद्र के केस में 1984 में इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया था और कहा था कि सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है और आर्टिकल 21 के वॉल्यूशन में नहीं है, रादर ये क्या है, एक रेमेडी है, सो दैट एक मैरिटल रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करी जा सके। कंसिडरिंग यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में जो मैरिज है बहुत ही पायस ऑब्लिगेशन, बहुत ही पायस रिलेशन माना जाता है, और बोलते हैं 7 जन्म का रिश्ता, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कोर्स, एक जो रिकोर्स होता है कोर्ट का, हमेशा होता है टू प्रोटेक्ट द मैरिज। So that RCR is only that only. It is rather to protect the marital relation and not to infringe the fundamental right of liberty under Article 21 of Constitution. Right? So next thing which we have to understand is that ये petition file कहाँ करी जाएगी। तो ये जो petition है, the petition for restitution of conjugal rights कहाँ फाइल कर जाएगी, फैमिली कोर्ट में फाइल कर जाएगी। अब उस फैमिली की जुडिक्शन कहाँ पे होगी, 3 जगह। पहली बात तो जहाँ पे सबसे पहले जो मैरिज की सेरेमनी हुई थी, वहां जहाँ परफॉर्म करी गई थी, तो वहां पे उसको हम कर सकते हैं। सेकेंड, मतलब उस वहां के उस एरिया की कोर्ट में हम इसको फाइल कर सकते हैं पिटीशन को। दूसरा कि द स्पाउस यूज टू लिव टुगेदर, जहाँ पे लास्ट वो साथ में रहते थे, ठीक है, स्पाउसेस, एंड द वाइफ जहाँ पे थर्ड है, जहाँ पे वाइफ करंटली रह रही है। तो इन ईदर ऑफ द 3 एरियाज आप अपनी आरसीआई की डिग्री को फाइल कर सकते हैं। अब एक बार डिग्री अगर पास हो गई फेवर में किसके, पिटिशनर के, अगर डिफेंडेंट ने उसको कंप्लायंस नहीं करा, उसका पालन नहीं करा, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले तो अरेस्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें अरेस्ट नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर ली जाएगी किसकी, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। और वो अटैचमेंट किसके अंडर है, आर्टिकल ऑर्डर 21 रूल 32 किसका, सीपीसी का, इसके अंडर हम इसको डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तीसरी चीज इसका इफेक्ट क्या होगा नॉन कंप्लायंस का, कि अगर 1 ईयर तक रिहैबिलिटेशन मतलब कोहैबिटेशन नहीं रिज्यूम हुआ, मतलब 1 ईयर तक डिफेंडेंट पिटिशनर के साथ नहीं रहा, ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मेजर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन सकता है अंडर 13(1)(a) सब क्लॉज 2 का के अंडर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर का। ये एक बहुत ही मेजर ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स के लिए। तो ईदर ऑफ द पार्टी कैन टेक इट एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, जिसको भी डिवोर्स चाहिए होगा वो इसे एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ले सकती है। So this is what we have covered in our topic today. Meaning हमने cover कर लिया, essentials cover कर लिया, explanation क्या है section 9 का हमने वो देख लिया। explanation में हमारा burden किस पे आता है इसकी बात हो रही है, burden
प्रूफ किस पे जाता है, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले तो ये पेटिशनर पे जाता है। पेटिशनर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ पेटिशनर को प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसका जो डिफेंडेंट है वो उसकी लाइफ से विड्रॉ कर गया है, उसने उसको छोड़ दिया है। और फर्दर जब ये प्रूव कर लिया तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है डिपेंडेंट पे, जिसको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट डिपेंडेंट ने रीजनेबल कॉज की वजह से ही उसके साथ रहना छोड़ा है, उसकी लाइफ से विड्रॉ करा है। रीजनेबल कॉज कुड बी क्रुएल्टी, अडल्ट्री, एडल्ट्रेशन, सॉरी अडल्ट्री, could be a dowry demand, any act जिसकी वजह से कोई उसके साथ रह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो शिफ्ट होता रहता है। So this is what we have covered under restitution of conjugal rights, जो हमारा सेक्शन 9 बात करता है। I hope if this particular topic is clear to you. Thank you so much. अगर कोई डाउट्स हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।